So let us start with a new chapter, and the new chapter is section 30. Please keep a note that these three chapters, these three sections is very, very, very important from practical problem point of view. सर इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे एंड सेक्शन 25 से लेके 30 तक हमारे पास ये जो सेक्शंस है इट्स ओनली फ्रॉम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोइंग टू लर्न और इसके ऊपर क्वेश्चन अगर आते हैं तो इट विल बी ऑन ऑब्जेक्टिव्स दैट्स इट सो आज अपना टारगेट रहेगा कम से कम सेक्शन 22 सेक्शन 23 हम खत्म करें सेक्शन 22 सेक्शन 23 हम खत्म करें सो दैट 24 नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करके वी कैन स्टार्ट विद एन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आल्सो ठीक है सो लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन 22 सो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड द न्यू चैप्टर इज रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 to section 30 section 22 person liable for registration person liable for registration which person is liable for registration ये क्वेश्चन का आंसर हमें सेक्शन 22 देगा person not liable for registration person not liable for registration section 24 compulsory registration compulsory registration so these three sections are very important from practical point of view यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे एंड दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैरी फॉर 7 मार्क्स 8 मार्क्स और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन भी आ सकता है डिपेंड करता है सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन 22 सर अगर मैं सेक्शन 22 की बात करूं इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन 22 तो सेक्शन 22 में कौन से पर्सन ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए person liable for registration person liable for registration सर वही पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है जो सप्लाई कर रहा है नाउ द क्वेश्चन इज सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई सर ये सेक्शन 7 में है आता है अभी सेक्शन 7 हम कोशिश करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल कम डाउन टू सेक्शन 7 बिकॉज हमें रजिस्ट्रेशन चैप्टर स्टार्ट करने के पहले सप्लाई 7 करना सेक्शन 7 करना चाहिए बट नो वरी सेक्शन 7 से हमारा सेक्शन रजिस्ट्रेशन चैप्टर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा सेक्शन 22 क्या बोलता है सर सेक्शन 22 ये कहता है कि सर अगर आपने सप्लाई किया हुआ है अगर आपने सप्लाई किया हुआ है तो सबसे पहले ये देखो कि ये सप्लाई किसका है ये सप्लाई किसका है ये सप्लाई दो टाइप के हो सकता है क्या वो सिर्फ यहाँ पे दो कैटेगरीज है कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 सर कैटेगरी 1 में कंडीशंस क्या है कैसा कैटेगरी 1 में हमें कौन सी सप्लाई के बारे में सोचना है कैटेगरी 1 में हम लोग सिर्फ उन डीलर्स के बारे में सोचेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज देते हैं और जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में डील करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में डील करते हैं और नोटिफाइड गुड्स ओनली नोटिफाइड गुड्स ओनली नोटिफाइड गुड्स ओनली now what is notified का मतलब क्या होता है that we will discuss when the concept of notified goods will come in the discussion right now for a time being you just simply write notified goods only that's it so we are having two categories of supply मैंने ये अपने simple words में डाला हुआ है बेटा आपको नोट्स में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा टेक्स्ट बुक्स में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा
I just want to simplify the whole section 22 and therefore I'm explaining in this way. सेक्शन कैटेगरी 2 क्या है सर? अगर वो सप्लाई कैटेगरी 2 में आता है तो कैटेगरी 2 में गुड्स ओनली है, ओनली गुड्स। सो ऐसा कोई डीलर जो डील करता है ओनली गुड्स में, ओनली गुड्स में, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी गुड्स है और यहाँ पे भी गुड्स है। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस दीज टू? सर ये जो गुड्स है कैटेगरी 2 में है वो अदर देन नोटिफाइड गुड्स है, अदर देन नोटिफाइड गुड्स है। सो नोटिफाइड गुड्स में लिस्ट दिया हुआ है कि ये नोटिफाइड गुड्स है, इसको छोड़ के बाकी बचे हुए सारे के सारे क्या है, अदर गुड्स में आएंगे। तो सर क्या हम लोग ओनली अदर गुड्स लिखे? नहीं सर, आपने ओनली गुड्स लिखो, ब्रैकेट में डाल दो अदर देन नोटिफाइड गुड्स, इट इज अंडरस्टूड ये अदर गुड्स क्या है, अदर गुड्स की कैटेगरी में आता है। तो सर व्हाई नॉट यू प्रिपेयर, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लिखते हो फिर आप नोटिफाइड गुड्स? क्योंकि ये गुड्स के कैटेगरी में आता है, तो व्हाई नॉट नोटिफाइड गुड्स एंड गुड्स अदर देन नोटिफाइड एक ही हेडिंग में लिख रहे हो? बेटा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज दोनों की कंडीशन अलग अलग है। कैटेगरी 1 में पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 22 क्या बोलता है? सर सेक्शन 22 बोलता है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों ने टर्नओवर को बेस लेना है, टर्नओवर को बेस लेना है। वो ना व्हाट डू यू मीन बाय टर्नओवर? टर्नओवर का मतलब होता है सप्लाई। ये टर्नओवर की एक लिमिट दी हुई है, अगर आपने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन क्या होगा, कंपलसरी होगा। इसका मतलब इट इज वेरी क्लियर, सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 22 में पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए तब लाइबल होगा व्हेन ही इज फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ टर्नओवर। आर यू गेटिंग? अगर टर्नओवर का लिमिट है, अगर उसको वो क्रॉस करता है देन ही हैज टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अगर आप डीलर हो और आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप डीलर हो और आप गुड्स और सर्विसेज दोनों प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप डीलर हो और आप सिर्फ नोटिफाइड गुड्स में ही डील करते हो, तो आप लोगों को दो कंडीशन, दो टर्नओवर की लिमिट है, दो टर्नओवर की लिमिट है, एक है 10 लाख की और दूसरी है 20 लाख की। तो देयर आर टू लिमिट, 10 lakhs and 20 lakhs. This 10 lakh is for special category states. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। आप बोलोगे सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का मतलब क्या होता है? देखो बेटा मुझे जितना पता मैं बता रहा हूँ। स्पेशल कैटेगरी स्टेट मतलब ये ऐसे स्टेट्स होते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट ये ऐसे स्टेट्स होते हैं जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ज्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं होते हैं। ये नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं ये काइंड ऑफ हिल स्टेशन होता है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं होती है, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा नहीं होती है। और ये सारे जो स्टेट्स है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं, ये नॉर्मली टूरिज्म पे चलता है। ठीक है। और बाकी अदर स्टेट्स, अदर स्टेट्स मतलब अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को छोड़ने के बाद कुछ बचे हुए जो अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है वो यहाँ पे आएंगे। सर जहां तक हमें आपने बताया था हमारे पास 31 स्टेट्स है, 28 और 3 यूनियन टेरिटरी। आपने बताया था कि जब भी हम जीएसटी पढ़ रहे हैं तो हम मान के चलेंगे हमारे पास 31 स्टेट्स है, ऐसा कुछ। हाँ सर वही बात हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, यस। सो सर अगर 10 lakhs की कैटेगरी में अगर स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स में आते हो तो 10 लाख का लिमिट है, और अगर आप अदर स्टेट्स में आते हो अदर देन स्पेशल कैटेगरी 20 lakhs है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होते हैं। और जब आप गुड्स की बात करते हो, गुड्स कौन से गुड्स, अदर देन नोटिफाइड गुड्स, तो यहाँ पे भी लिमिट है 10 lakhs की, 20 lakhs की एंड 30, और 10 lakhs, 20 lakhs एंड 40 lakhs की। अगर आप गुड्स में डील करते हो तो आप ओनली गुड्स, हाँ ओनली गुड्स, तो आपके पास तीन लिमिट है, 10 लाख, 20 lakhs एंड 40 lakhs। 10 लाख की लिमिट सिर्फ और सिर्फ नोटिफाइड गुड्स के लिए है, सॉरी नोटिफाइड बोल रहा हूं मैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कितने स्टेट्स आते हैं? सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 4 स्टेट्स आते हैं। सर वो कौन से हैं? दैट वी विल डिस्कस। दैट इज हाँ 20 lakhs में टोटल 6 स्टेट्स आते हैं। सर यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला दिया है समाप्त करके, ये समाप्त, ये फॉर्मूला है टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द स्टेट्स।
स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को अगर आपको रिमेंबर करना है तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, मन्नत। कल हम लोग ने डिस्कस किया था मन्नत करके, मन्नत समाप्त होना। और बाकी जो ये दो कैटेगरी में आते हैं वो ये कैटेगरी में नहीं आएंगे, अदर कैटेगरीज में नहीं आएंगे। अदर स्टेट्स, अदर स्टेट मीन्स व्हाट? अदर स्टेट मीन्स सर वो स्टेट्स जो 10 lakhs में और 20 lakhs में आते हैं, उनको छोड़ के जो बचे हुए स्टेट है वो 40 lakhs की कैटेगरी में आएंगे। इज इट ओके? सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जो ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, ये नॉर्मली हिल स्टेशंस पे होते हैं। ये ज्यादा करके इनको बिजनेस कहाँ से मिलता है? टूरिज्म से मिलता है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज काफी कम होते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इंडस्ट्रीज काफी कम होते हैं। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन भी प्रॉपरली नहीं होता है। ठीक है, ओके सर। नाउ नाउ वी विल बी कमिंग विथ व्हाट सर? 10 लाख के स्टेट में मन्नत में कौन कौन से नाम आएंगे सर? सबसे पहले आएगा मिजोरम, मिजोरम। दूसरा आएगा मणिपुर, मणि मणिपुर। एन स्टैंड फॉर नागालैंड, N stand for Nagaland, and last T stand for Tripura. T stand for Tripura. Please write the name. Note down the names. Note down the name. मन्नत में कौन कौन से है? सब मन्नत में मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है एंड त्रिपुरा। सर समाप्त में क्या आता है? S stand for सिक्किम, S stand for सिक्किम। U stand for उत्तराखंड, U stand for उत्तराखंड। M stand for मेघालय, A stand for अरुणाचल प्रदेश। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सर क्या हमें ये सब याद करके रखना है? यस। अरुणाचल प्रदेश, पी स्टैंड फॉर पौंडीचेरी। बेटा प्रोनाउंसिएशन में पुडुचेरी भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू। एंड टी स्टैंड फॉर तेलंगाना, तेलंगाना। टी स्टैंड फॉर तेलंगाना। it's a Puducherry also, you or you can say it's a Pondicherry also. ये 4 स्टेट्स और ये 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को छोड़ के बचे हुए रिमेनिंग कहां पे आएंगे? अदर्स में। रिमेनिंग कहां पे जाएंगे? अदर्स में जाएंगे। Please note down. Once you are done, put a message in the chat box that you are done. ठीक है। Now we will start with the next part now. सर रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल अब तब होंगे जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट टर्नओवर? सर एग्रीगेट टर्नओवर में मुझे क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या नहीं लेना चाहिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर? सर एग्रीगेट टर्नओवर में क्या लेंगे और क्या नहीं लेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर will include, will not include,
सर एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? सो एग्रीगेट टर्नओवर मींस व्हाट? पहला सर इसमें क्या इंक्लूड करेंगे? सर इसमें टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड, पहला पॉइंट है टैक्सेबल सप्लाई का, इसमें 5 बातें आई। सेकेंड सर इसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड करेंगे। नंबर थर्ड, एग्जेम्प्ट सप्लाई के बाद सर एक्सपोर्ट लेंगे, एक्सपोर्ट सप्लाई। नंबर फोर सर एक्सपोर्ट सप्लाई के बाद यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई लिया जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई लिया जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई विथ सेम पैन, विथ सेम पैन। एंड नंबर 5, आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल अंडर RCM, RCM, taxable supply under RCM, outward supply taxable under RCM। और एक पॉइंट लिखो, सप्लाई as an agent on behalf of his principal। सर अगर आप बुक में देखोगे इसके बारे में, जो लास्ट 6th कंडीशन मैंने दी है, इसके लिए उन्होंने अलग से प्रोविजन दिया हुआ है, अलग से प्रोविजन दिया हुआ है। बट while calculating aggregate turnover we are going to take 6th point also, 6th point also, don't worry, मैं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूं, don't worry। सर हमें क्या नहीं लेना है? सर क्या लेना है मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्या नहीं लेना है। ऑल टैक्सेस कवर्ड अंडर दिस एक्ट, कवर्ड अंडर दिस एक्ट। सर अंडर दिस एक्ट का मतलब क्या हुआ? सर वी आर लर्निंग जीएसटी, हाँ जीएसटी। तो जीएसटी में आने वाले सारे टैक्सेस हम नहीं लेंगे सर, जैसे कि सीजीएसटी अगर होगा तो नहीं लेंगे, एसजीएसटी होगा तो नहीं लेंगे, आईजीएसटी होगा तो नहीं लेंगे, एंड यूटीजीएसटी होगा तो नहीं लेंगे, एंड मोर ओवर कंपेंसेशन सेस ऑल्सो। So now what is compensation cess is a very important concept, but since it is not in syllabus, so we will not be doing this compensation cess. But compensation cess is a normally a cess, compensation cess given by central government to compensate the loss of state government। सिर्फ आप ये भी दिमाग में रखोगे तो भी चलेगा। सेकेंड पॉइंट सर इसमें और क्या नहीं आएगा? ऑल इनवर्ड सप्लाई, तो आप ये बोल सकते हो वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, inward supply, value of inward supply on which value of inward supply on which GST tax is payable, GST tax is payable by the recipient, by the recipient on RCM basis, on RCM basis। और यहाँ पे वन मोर पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, interest or discount on loan and deposit, even though it is exempted services। So why it is called as an exempted services, that we will discuss in section 11। सर इसमें क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है, हमें क्या इंक्लूड करना है, हमें क्या इंक्लूड नहीं करना है।
Please note down this. If everyone is done, let me know. ठीक है बेटा, इसमें ऐसे कुछ प्रोविजन है जो सेक्शन 9 में कवर होते हैं। सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट, CGST एक्ट में कवर होता है। अभी आप बोलोगे सर सेक्शन 9 क्या है? सर सेक्शन 9(1), सेक्शन 9(2), सेक्शन 9(3), सेक्शन 9(4) एंड सेक्शन 9(5। टोटल ये 4 सेक्शन है, 5 सेक्शन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को एक बार लिख लो, बिकॉज रिवीजन के वक्त आपको ये बहुत यूजफुल होंगे, बहुत यूजफुल होंगे। ठीक है सर, ये सेक्शंस हम लोग जैसे क्वेश्चन में आएंगे वैसा मैं डिस्कस कराऊंगा आप लोगों को। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ सेक्शन 9(1) क्या है। सेक्शन 9(1) इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, CGST कब चार्जेबल होगा? CGST कब चार्जेबल होगा, ये सेक्शन 9(1) में दिया हुआ है। सेक्शन 9(1) में दिया हुआ है। सेक्शन 9(2) में प्रोडक्ट नॉट कवर्ड अंडर GST, नॉट कवर्ड अंडर GST। मैंने आपको 5 प्रोडक्ट्स के नाम बताए थे, इफ यू रिमेम्बर। 5 प्रोडक्ट्स के नाम बताए थे, वो 5 प्रोडक्ट सेक्शन 9(2) में आता है, वो प्रोडक्ट 9(2) में आता है। ठीक है सर। नंबर 3, सर नंबर 3 इज RCM। हेडिंग क्या दे? ये ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर। यहां पे लिखेंगे सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर RCM, अंडर RCM। और ये भी शायद से RCM ही है, पर दोनों में डिफरेंस है। नाउ बिफोर गोइंग विद द सेक्शन, पहले मैं आप लोगों को ये 2 बातें एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये 2 सेक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जाके आपको ये बात और ये बात समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। हम लोग को सिर्फ ऊपर ऊपर से करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं नेक्स्ट सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) की बात कर रहा हूँ। सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) क्लियर है, तो आपको ये टर्नओवर में इंक्लूड कब करेंगे और कब नहीं करेंगे, ये बातें आपको आराम से समझ में आएगा। सर सेक्शन 9(3) एंड 9(4), ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों RCM में कवर होता है। तो सर व्हाट इज द डिफरेंस फॉर 9(3) और 9(4) में डिफरेंस क्या है? सर 9(3) और 9(4) में एक ही डिफरेंस है सर। 9(3) जो अप्लाई होता है वो सिर्फ नोटिफाइड गुड्स के लिए होता है, नोटिफाइड गुड्स के लिए होता है।
नोटिफाइड सर्विसेज के लिए होता है और नोटिफाइड पर्सन के लिए होता है। इसमें तीन कंडीशन फुलफिल होनी बहुत जरूरी है। नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज, नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड सर्विसेज और नोटिफाइड पर्सन होता है। ठीक है, और यहां पे ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कवर होता है। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कवर होता है। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कवर होता है, बट यहां पे सिर्फ नोटिफाइड पर्सन होता है। नोटिफाइड पर्सन होता है। अभी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमें यह समझना है कि सर हमारे जीएसटी में एफसीएम क्या होता है और आरसीएम क्या होता है। सर एफसीएम का मतलब होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एंड आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो ना दोनों में क्या डिफरेंस है और सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा ये हम लोग पढ़ इसलिए रहे, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन जीएसटी। जीएसटी आइदर एफसीएम के थ्रू होता है या आरसीएम के थ्रू होता है। 99% जो जीएसटी का पेमेंट होता है वो एफसीएम के थ्रू होता है। हार्डली कोई केस होगा 1% केस जो आरसीएम के पास होता है। सर ये 99% में अपने स्टडीज के थ्रू बता रहा हूँ, जो अपना जीएसटी के ऊपर मेरा स्टडीज है। आई हैव सीन कि मैक्सिमम जीएसटीज आर पेड थ्रू एफसीएम। हार्डली 1 और 2% ऐसा होगा, केसेस होंगे जहां पे आरसीएम अप्लाई होता है, अदरवाइज आरसीएम अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमें ये समझना है कि सर एफसीएम क्या होता है और आरसीएम क्या होता है, फिर बाद में हम आरसीएम के ऊपर जंप कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। नाउ व्हाट इज एफसीएम? सर ये सप्लायर है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जब भी सप्लायर कोई गुड्स रेसिपिएंट को सप्लाई करता है, बरोबर है। मान लो सप्लायर ने रेसिपिएंट को 10,000 का गुड्स सप्लाई किया, 10,000 का गुड्स सप्लाई किया, और उसके ऊपर 12% उसने जीएसटी ले लिया 1,200 रुपीज। तो मुझे बताओ, रेसिपिएंट जब सप्लायर रेसिपिएंट को कोई बिल या इनवॉइस जनरेट करेगा, वो इनवॉइस कितने का होगा? सर वो इनवॉइस होगा 11,200 रुपीज का, बराबर है। अगर कुछ बात नहीं समझा तो प्लीज पुट अ मैसेज इन द चैट बॉक्स। रेसिपिएंट क्या करेगा? सर रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा 10,000 रुपीज गुड्स की कॉस्ट की, एंड 1,200 रुपीज जीएसटी पे करेगा। सर ये कॉस्ट है और ये जीएसटी है। इसका मतलब सर here the supplier is going to collect GST as well as cost from the recipient, एंड सप्लायर क्या करेगा? ये जीएसटी किसको पे करेगा? ये जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा, दैट इज 1,200 रुपीज, और बाकी का 10,000 रुपीज ही अपने पास रखेगा। सर ये तो हमें भी पता है, ये तो नॉर्मल है, जो हर कोई करता है। जब हम किसी शॉप में जाते हैं, कोई गुड्स परचेस करते हैं, सप्लायर इज कलेक्टिंग जीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ, सप्लायर इज कलेक्टिंग जीएसटी फ्रॉम कंज्यूमर एंड पेइंग इट टू द गवर्नमेंट। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये नॉर्मल सिचुएशन है, ध्यान देना, ये नॉर्मल सिचुएशन है। इसको हम लोग बोलते हैं एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अभी सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे भी ले रहा हूँ। सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ये सप्लायर होता है, यहाँ पे रेसिपिएंट होता है। सप्लायर होता है, रेसिपिएंट होता है। सर सप्लायर क्या करता है? उसको 10,000 का गुड सप्लाई करता है, ठीक है। और जब ये इनवॉइस इशू करता है, इनवॉइस इशू करता है, तो वो इनवॉइस में वो सिर्फ 10,000 रुपीज ही सामने वाले से कलेक्ट करता है, जीएसटी कलेक्ट नहीं करता है। रीजन? सर ये सप्लायर रजिस्टर्ड सप्लायर होता है। अब ये रजिस्टर्ड क्यों होता है? बिकॉज ये सेक्शन 22 में कवर होता है या 24 में कवर होता है। सर हमने सेक्शन 22 24 अभी तक स्टार्ट नहीं किया, दैट आई ऑल्सो नो। ये सप्लायर रजिस्टर्ड सप्लायर, रजिस्टर्ड का मतलब सर इसके पास जीएसटी नंबर है।
कौन सा नंबर है सर? इसके पास जीएसटी नंबर है एंड ही इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर. So what he will be doing is, so he will be supplying goods to the recipient, he will be collecting tax from the recipient and will pay tax directly to the government. But in this case यहाँ पे जो supplier है वो नॉन रजिस्टर्ड है. नॉन रजिस्टर्ड मतलब सर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है. तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों, वो मैं बताता हूँ, पहले मेरी बात सुनो अच्छे से. अभी यहाँ पे रेसिपिएंट, अभी सर यहाँ पे रेसिपिएंट जरूरी नहीं है कि फाइनल कंज्यूमर हो सकता है, नॉट नेसेसरी. यहाँ पे जरूरी नहीं है फाइनल कंज्यूमर हो सकता है सर, ये पॉसिबिलिटी है होलसेलर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है रिटेलर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हमसे. तो अगर ये फाइनल कंज्यूमर नहीं है तो ये रेसिपिएंट रजिस्टर्ड डीलर भी हो सकता है. जैसे ये रजिस्टर्ड है वैसे ये भी रजिस्टर्ड हो सकता है. बरोबर है? हाँ सर. और यहाँ पे आरसीएम में सप्लायर जो होता है वो अनरजिस्टर्ड डीलर होता है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड डीलर होता है. अभी सब रेसिपिएंट जो गुड सप्लायर से परचेज कर रहा है, रेसिपिएंट जो गुड सप्लायर से इनवर्ट सप्लाई कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्ट सप्लाई. फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेलिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू रेसिपिएंट. रेसिपिएंट के लिए परचेज है, परचेज का मतलब इनवर्ट सप्लाई. When supplier is going to supply 10,000 का goods to the recipient, recipient इसको क्या करेगा, सिर्फ 10,000 रुपीज देगा. How much amount is going to pay? Only 10,000 rupees. So reason behind this, supplier is not a registered supplier, so he does not have right to tax collect the tax. सर वो टैक्स कलेक्ट भी नहीं करेगा या टैक्स को चार्ज भी नहीं करेगा, टैक्स को चार्ज नहीं करेगा. और यहाँ पे सर आईटीसी का भी कोई कंसेप्ट नहीं आता है. अभी आप बोलोगे सर आईटीसी क्या है, चलो हाल फिलहाल दिमाग से निकाल दो. ये अनरजिस्टर्ड डीलर है. ये जब भी किसी पर्सन को सेल करेगा, भले वो रजिस्टर्ड डीलर हो या अनरजिस्टर्ड डीलर हो, अनरजिस्टर्ड डीलर डज नॉट हैव राइट टू कलेक्ट द टैक्स और टू चार्ज द टैक्स. विच टैक्स? जीएसटी. बट सर रेसिपिएंट तो रजिस्टर्ड डीलर है. तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है रेसिपिएंट को, आप जिस सप्लायर से गुड्स परचेज कर रहे हो बेटा वो छोटा आदमी है. छोटा आदमी का मतलब होता है वो छोटा व्यापारी है, छोटा व्यापारी है. हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि सर वो सारी के सारे टैक्सेस खुद पे करे करके, हम लोग नहीं उम्मीद कर सकते. ऐसे केस में वो रेसिपिएंट को गवर्नमेंट बोलता है आप बड़े व्यापारी हो, अगर आप कोई भी सामान कोई छोटे व्यापारी से खरीदते हो या छोटे डीलर से परचेस करते हो और वो डीलर नॉट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, एक तो उसे खरीदो मत, एक तो उसे खरीदो मत. नंबर वन, अगर आप खरीद रहे हो तो उसके बिहाफ में वो गुड्स जो आपको बेच रहा है वो तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है. यस सर, जीएसटी एप्लीकेबल होता है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है. बट ये आपसे चार्ज इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज ये अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर को टैक्स कलेक्ट करने का राइट्स नहीं है. वो टैक्स कलेक्ट भी नहीं करेगा, किसी से टैक्स चार्ज भी नहीं करेगा. वेरी सिंपल. तो जब ये किसी आप जब ये रेसिपिएंट किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस करता है तो गवर्नमेंट रेसिपिएंट को बोलता है आपको पता है ये गुड्स टैक्सेबल है, तो आप क्या करोगे, वो 10,000 के वो 12% का जीएसटी लगता है, ये 1,200 रुपया आप डायरेक्टली किसको पे करो, गवर्नमेंट को पे करो. तो यहाँ पे रेसिपिएंट अपना टैक्स सप्लायर की थ्रू नहीं, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करता है, उसे हम बोलते हैं आरसीएम. वी कॉल्ड इट एज एन आरसीएम. इट इज कॉल्ड एज एन आरसीएम. तो व्हाट इज एफसीएम? एफसीएम सर नॉर्मल प्रोसीजर है जहाँ पे रेसिपिएंट अपना टैक्स किसको देता है, सप्लायर को देता है, सप्लायर रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है, दैट इज एफसीएम. और आरसीएम में क्या होता है सर, आरसीएम में सप्लायर रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट नहीं करता बिकॉज वो अनरजिस्टर्ड होता है, सप्लाई रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होता है, उसको पता है जो गुड्स वो परचेज कर रहा है और उसके पास जीएसटी नंबर है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है. आप बोलोगे सर मान लो उसने जीएसटी नहीं पे, ऐसा नहीं होगा, उसके पास रजिस्टर्ड नंबर है और उसको पता है वो टैक्स जो गवर्नमेंट को पे करेगा उसका आईटीसी उसको मिलेगा. आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा सर अभी आईटीसी क्या है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा. सिर्फ गवर्नमेंट ने रेसिपिएंट को बोला कि ये जो सप्लायर है ये छोटे व्यापारी, आप तो बड़े लोग हो, आपको क्या करना है, जब आप ये इन लोगों से कोई गुड्स परचेज कर रहे हो तो उनके भी जो गुड्स की वैल्यू है आपको पता है उसके ऊपर जीएसटी लगता है, तो ये आपका काम बनता है कि आप जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करो. दिस इज ऑल अबाउट आरसीएम. तो आरसीएम में रेसिपिएंट टैक्स सप्लायर को नहीं देकर वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है. इफ एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस लेट मी नो. नहीं है तो मैं सेक्शन 22 पे जाता हूँ.
अगर नहीं है तो मैं सेक्शन 22 पे जाता हूँ. वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेस. ठीक है, नो डाउट. नाउ अभी सर मैं सेक्शन 22 पे जा रहा हूं. सर सेक्शन 22 पे सर आपने हमें बताया सबसे पहले. ठीक है सर, ये हो गया. हाँ सर. सर 9(3) क्या है? व्हाट इज 9(4)? 9(4) मैंने आपको अभी भी समझाया. 9(4) का मतलब होता है 9(4) ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है. सप्लायर अनरजिस्टर्ड डीलर है और ये रजिस्टर्ड डीलर है. जब भी कोई भी सप्लायर रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सप्लाई करेगा तो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा. रेसिपिएंट इसको जो पे करेगा पेमेंट, वो बिना टैक्स का होगा. पेमेंट करेगा बट विदाउट टैक्स. विदाउट टैक्स क्योंकि सर सप्लायर उसको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा तो टैक्स की बात ही नहीं आती. तो रेसिपिएंट को डायरेक्टली किसको टैक्स पे करना है? गवर्नमेंट. दैट्स इट. दिस इज 9(4). दिस इज 9(4). दिस इज 9(4). इज इट राइट? सर 9(3) भी सेम आता है बट नॉट फॉर ऑल गुड्स. सर ये ऑल गुड्स के लिए एप्लीकेबल है. ऑल गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज. ऑल गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज. जस्ट एक काम करता हूं मैं, जस्ट 2 मिनट वेट करेंगे. बुक 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 बुक. सर देखो 9(4) में क्या लिखा हुआ है. 9(4) में लिखा हुआ है सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसीवियर का मतलब होता है रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है. तो इसके ऊपर हम प्रोविजन ऑफ आरसीएम अप्लाई करेंगे. 9(4) सेक्शन 9(4). उसने बोला है जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज इज पेएबल बाय द नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन. मैंने जब आप लोगों को प्रोविजन बताया था तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि सर सेक्शन 9(4) में सारे गुड्स और सर्विसेज आते हैं बट यहाँ पे सिर्फ उन्होंने नोटिफाइड पर्सन को किया हुआ है. इवन गवर्नमेंट इज ऑल्सो, आई मीन इवन जीएसटीसी इज ऑल्सो नॉट क्लियर अबाउट कि सर 9(4) किस किस पे अप्लाई करना है. तो उन्होंने क्या किया है, टाइम बीन के लिए सिर्फ नोटिफाइड लोगों के नाम लिखे हुए. दैट्स इट. ठीक है, ओनली नोटिफाइड लोगों के नाम लिखे हुए. नाउ व्हाट इज बीन सेड हियर, उसने बोला है कि जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज इज पेएबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज received by such registered person from any unregistered supplier. And as per as my knowledge is concerned, सर यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है वो नोटिफाइड पर्सन कौन है. बिल्डर है.
एज ऑफ नाउ मेरे नॉलेज के हिसाब से वो नोटिफाइड पर्सन बिल्डर है और वो नोटिफाइड गुड्स सीमेंट है। नोटिफाइड गुड्स क्या है? सीमेंट है एज ऑफ नाउ। वैसे सारी गुड्स कवर किए, हाँ हाँ दिया है, दिया है। As per the notification number 7 2019 and notification number 24 2019, notified class of registered person shall be builder, देखो यहाँ पे दिया हुआ, and notified category of supply of goods shall be cement. So 95, अभी सर आपने तो यहाँ पे all goods बोला हुआ है। सर बेटा जब ये प्रोविजन इंडिया में आया था तो ये टाइम बीन के लिए इसको उन्होंने पेंडिंग करके रखा था, या आप बोल सकते हो उसको रिजेक्टेड लिस्ट में रखा। नॉट, आई विल नॉट बी सेइंग रिजेक्टेड, पेंडिंग विल बी द बेटर। पेंडिंग में रखा था बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि यहाँ पे ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो सारे रजिस्टर्ड पर्सन ही आरसीएम देंगे या सिलेक्टेड लोगों को ही लेना है। तो सिलेक्टेड लोगों में उन्होंने बिल्डर को कवर कर दिया और गुड्स में भी सीमेंट ले लिया। अभी मैं जा रहा हूँ 9(3) में, मूविंग टू द 9(3). 9(3) में सिर्फ गुड्स और सर्विसेज सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड। बताता हूं मैं कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज है। सर ये बताना इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर आप ये नहीं समझेंगे तो फिर नहीं समझेगा आगे जाके, आपको कॉन्सेप्ट सॉल्व करने आएगा जरूर बट यू विल नॉट बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। देखो सिलेक्टेड गुड्स है और वहां पे गुड्स कितने आते हैं? टोटल 7 गुड्स आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुड्स आता है। देयर आर हाउ मेनी गुड्स? देयर आर 8 गुड्स। अभी यहाँ पे ध्यान देना है, अगर सप्लायर, जैसे कि पता है आपको काजू, कैश्यू नट, कैश्यू नट, फार्मर, अगर फार्मर किसी अनरजिस्टर्ड, सॉरी अगर फार्मर, फार्मर इज अ सप्लायर और वो अपना काजू किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, ये तो नॉन अनरजिस्टर्ड है, ये तो अनरजिस्टर्ड है। जब अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेगा, वो नोटिफाइड पर्सन फार्मर ही होना चाहिए, ही इज अ एग्रीकल्चरलिस्ट ओनली। और वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? वो गुड्स कैश्यू नट होना चाहिए। तो यहाँ पे 9(4) अप्लाई होगा, सॉरी 9(3) अप्लाई होगा, क्योंकि गुड्स भी नोटिफाइड है, सप्लायर भी नोटिफाइड है और रेसिपिएंट भी नोटिफाइड है। तीनों के तीनों नोटिफाइड, तीनों के तीनों नोटिफाइड है। बात समझा? वैसे ही अगर मान लो ये रजिस्टर्ड डीलर ये काजू किसी और रजिस्टर्ड डीलर को बेच रहा है, सर ये रजिस्टर्ड डीलर है और ये भी रजिस्टर्ड डीलर है, तो यहाँ पे 9(3) अप्लाई नहीं होगा। सर ये बड़ा व्यापारी है, जब बड़ा व्यापारी दूसरे बड़े व्यापारी को सेल करेगा और वो कैश्यू नट सेल कर रहा है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि ये 9(3) में कवर हो रहा है, क्योंकि ये सेल कैश्यू नट एक रजिस्टर्ड नोटिफाइड सप्लायर किसी नोटिफाइड रेसिपिएंट को सेल नहीं कर रहा है। तो कोई फार्मर या एग्रीकल्चरलिस्ट किसी रजिस्टर्ड डीलर को सप्लाई करेगा तो हम लोग 9(3) फॉलो करेंगे। बट अगर ये रजिस्टर्ड डीलर किसी और रजिस्टर्ड डीलर को सप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जीएसटी अपना 9 आरसीएम फॉलो नहीं होगा, एफसीएम फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा? एफसीएम। एफसीएम मतलब ये रजिस्टर्ड पर्सन जब ये रजिस्टर्ड डीलर को सप्लाई करेगा उससे टैक्स कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। मैं आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई है और मुझे इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं जाना है बिकॉज दिस बुक इज ऑफ सीए इंटर और ये बहुत ज्यादा डिटेल में है। दूसरी बात, जैसे बीड़ी रेपर लीव्स होते हैं, जो बीड़ी पे लगे हुए लीव्स होते हैं, अगर ये एग्रीकल्चर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा? उसका टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। पर अगर यही बीड़ी वेपर ये रजिस्टर्ड पर्सन किसी और रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो यहाँ पे एफसीएम लगेगा, यहाँ पे सेक्शन 9 फॉलो नहीं होगा। वैसे टबैको लीव है एंड सो ऑन। सर सर्विसेज में भी तुम्हें 2 सर्विसेज बताता हूँ जो 9(3) में आते हैं, जो नोटिफाइड सर्विसेज होते हैं 9(3) में कवर होते हैं। सर 9(3) में कौन सी सर्विस कवर होगी? सबसे पहले स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप की बात कर रहा हूं मैं, जस्ट वेट। स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप सर्विस। अभी यहाँ पे ध्यान देना है, आपने देखा रहेगा बेटा हमारा 2020 मैच होता है इंडिया में, यस। हमारे जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं वो टी शर्ट पहनते हैं,
उस टी शर्ट पे कौन कौन से एडवर्टीजमेंट होता है? सब पेप्सी का एडवर्टीजमेंट होता है, डीएलएफ नहीं, डीएलएफ का तो बाउंड्री पे होता है, जियो का एडवर्टीजमेंट होता है, बरोबर है, जियो का होता है, उसके बाद एयरटेल का होता है। ये सारी कंपनीज क्या करते हैं, अपना एडवर्टीजमेंट ये प्लेयर के टी शर्ट पे होता है। धोनी कोई टी शर्ट पहनता है तो उस धोनी के टी शर्ट पे क्या होती है, एडवर्टीजमेंट होती है। ये एडवर्टीजमेंट को स्पॉन्सर्स करते हैं, कौन? स्पॉन्सरशिप्स। आपने देखा रहेगा बाउंड्रीज पे, जो बाउंड्रीज लगी होती है उस पे डीएलएफ का एडवर्टीजमेंट होता है। चलो लेट अस अज्यूम धोनी ने एक टी शर्ट पहना हुआ है, उस पे जियो का एडवर्टीजमेंट है। अभी रिलायंस कंपनी क्या करती है, धोनी कौन है? सो धोनी इज अ सप्लायर, वो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहा है, वो स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है। और वो स्पॉन्सरशिप सर्विस किसको दे रहा है? रिलायंस कंपनी को दे रहा है, रिलायंस जियो को दे रहा है। मुझे बताओ रिलायंस जियो कौन है? सर रिलायंस जियो ये रेसिपिएंट है, ये सर्विसेज ले रहा है। अगर रिलायंस कंपनी कोई पैसा अगर धोनी को पे करे, मुझे बताओ धोनी ये बड़ा आदमी है छोटा आदमी है? सर ये बड़ा आदमी है मुझे पता है, बट 9(3) बोलता है कि मान के चलो वो छोटा आदमी, बड़ा आदमी तो ये है, बड़ा आदमी तो ये है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी पे करने के लिए इंसिस्ट करेंगे। तो ही मिस्टर दैट इज रिलायंस जियो इज गोइंग टू पे जीएसटी एज एन रेसिपिएंट, एज ही इज अ रजिस्टर्ड डीलर। एंड धोनी तो कोई बिजनेस कर नहीं रहा है बेटा, धोनी सप्लायर जरूर है बट इज ही इन्वॉल्व इन बिजनेस? आंसर इज नो। उसका काम है बेटा लोगों को स्पॉन्सरशिप सर्विस देना, नहीं। ये कंपनीज को अप्रोच करते हैं, इसके लिए वो सर्विस दे रहा है, इसका ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि सर ये बीसीसीआई का एम्प्लॉय है, बीसीसीआई बॉम्बे क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय है। एक मैच खेलता है तो मैच खेलने का उसको सैलरी मिलता है। बेटा ये एम्प्लॉय है, किसका? ये एम्प्लॉय है मुंबई क्रिकेट क्लब, या जो भी इंडिया के लिए जो प्लेयर खेलता है तो उसको सैलरी दिया जाता है। ये कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, ये भी ध्यान देना है। दूसरी बात, सर अगर इंश्योरेंस एजेंट की बात करूं मैं, इंश्योरेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, सर एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट, ये इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज देता है। कौन सी सर्विसेज देता है? पॉलिसी सेलिंग सर्विसेज देता है। ये क्लाइंट लेके आता है इंश्योरेंस कंपनी के पास और इंश्योरेंस कंपनी को बिजनेस देता है। अब मुझे बताओ इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? इंश्योरेंस कंपनी इसको कमीशन देती है। आई होप आपको पता है एजेंट को कमीशन मिलता है। अभी आपको लगता है ये एजेंट मान लो 1,000 रुपीज कमीशन लेगा और उसके ऊपर 120 रुपीज जीएसटी लेगा, और ये एजेंट एज अ सप्लायर, एजेंट कौन है सर? एजेंट सप्लायर है। और यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी कौन है सर? यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी रेसिपिएंट है। आपको लगता है 9(3) क्या बोलता है? क्या आपको लगता है ये एजेंट जीएसटी के सारे प्रोविजन इसको पता होंगे? आपको लगता है ये जीएसटी का बर्डन अकेला बेयर कर पाएगा? नहीं बेयर कर पाएगा। कमा रहा है 120 रुपीज का कमीशन, और आप उसको अगर जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए बोलोगे, जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने के लिए बोलोगे, उसके बाद रिटर्न फाइल करने के लिए बोलेंगे, प्रैक्टिकली इसके लिए पॉसिबल नहीं। ये छोटे लोग हैं बेटा, ये छोटा प्रोफेशनल्स है, ये बड़े व्यापारी नहीं है, छोटे व्यापारी है। तो आप क्या करो ना, इनको पकड़ो। ये लोग बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक नहीं 10 लोगों को खड़ा कर सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं। बट ये एजेंट अकेला क्या करेगा? तो उन्होंने क्या किया है 9(3) में, सिलेक्टेड 9(3) में उन्होंने क्या किया, सिलेक्टेड गुड्स और सिलेक्टेड सर्विसेज को आरसीएम के कैटेगरी में डाल दिया। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपके ऊपर आरसीएम अप्लाई होगा। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट 9(3). सो 9(3) में एक बात ध्यान देना है, 9(3) और 9(4) में जब भी कोई गुड्स सप्लायर किसी रेसिपिएंट को सप्लाई करेगा तो टैक्स पे करने का काम कौन करेगा? सर टैक्स पे करने का काम रेसिपिएंट करेगा, ना कि सप्लायर करेगा। ठीक है? यस सर। जस्ट गिव मी 2 minutes।
ठीक है सर। सर हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे सेक्शन 22। ऑलमोस्ट मैंने सेक्शन 22 का आपको टर्नओवर का लिमिट दिया हुआ है। हम लोग सेक्शन 22 स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 22 में क्या दिया है? आप सर्विस दे रहे हो, आप गुड्स एंड सर्विस दे रहे हो, या आप सिर्फ नोटिफाइड गुड्स दे रहे हो, तो आपको 10 lakhs का और 20 lakhs का कंडीशन फुलफिल करना है। ठीक है। कैटेगरी 2 में सर हम लोग सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, और वो भी अदर देन नोटिफाइड गुड्स है, वो भी अदर देन नोटिफाइड गुड्स है। ठीक है सर, नोटिफाइड गुड्स है। क्या आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हो? अगर आंसर यस है तो 10 lakhs का लिमिट। क्या अगर आप समाप्त की कैटेगरी में आते हो, अगर आंसर यस है तो 20 lakhs का लिमिट। और अगर आप 40 lakhs के लिमिट में आते हो, अगर अदर स्टेट में आते हो अदर देन स्पेशल कैटेगरी एंड समाप्त, तो आपके ऊपर 40 lakhs का टर्नओवर का कंडीशन होगा। सेकंड क्वेश्चन, सर टर्नओवर का मतलब क्या है? टर्नओवर का मतलब क्या है? सर टर्नओवर का मतलब उसमें कुछ बातें इंक्लूड करेंगे, कुछ बातें एक्सक्लूड करेंगे। टर्नओवर में क्या क्या लेना है? सर टर्नओवर में सबसे पहले लेना है आपको टैक्सेबल सप्लाई, उसके बाद लेना है एग्जाम सप्लाई, उसके बाद लेना है एक्सपोर्ट सप्लाई, उसके बाद लेना है इंटरस्टेट सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम। नाउ व्हाट इज आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम? ये इसका मतलब क्या है? सर आप कौन हो? सर हम रजिस्टर्ड डीलर है, सॉरी अनरजिस्टर्ड डीलर है। वी आर अनरजिस्टर्ड डीलर। और हमने क्या किया है? मैं सप्लायर हूँ, मैं अनरजिस्टर्ड डीलर हूँ। मैंने गुड सप्लाई किया है रजिस्टर्ड डीलर को जो रेसिपिएंट है। अगर मैं अनरजिस्टर्ड डीलर हूं और मैंने कोई गुड्स रेसिपिएंट को सप्लाई किया जो रजिस्टर्ड डीलर है, वो सप्लाई भी आप क्या करोगे? यहाँ पे इंक्लूड करोगे। मेरी बात समझी या नहीं समझी? मेरी बात समझी या नहीं समझी? और ये कंडीशन कहाँ पे कवर होता है? ये कंडीशन 9(4) में कवर होता है, जहां पे सप्लायर कौन होता है? अनरजिस्टर्ड होता है। अनरजिस्टर्ड 9(4) में क्या बोलता है? सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और वो कोई भी गुड्स अगर रेसिपिएंट को सप्लाई करता है, तो ऐसे केस में 9(4) अप्लाई होगा और 9(4) यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट का मतलब समझ में आ गया। ऐसा मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, अगर कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पूछो। उसके बाद एजेंट, एजेंट का मतलब क्या होता है? सप्लाई एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। चलो बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल। सर ये स्टेशनरी की शॉप है, दिस इज स्टेशनरी शॉप। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? सारे स्कूल्स के बुक्स मिलेंगे, सारे स्कूल्स के बुक्स मिलेंगे, कॉलेजेस के बुक्स मिलेंगे। बट सर ये जो स्टेशनरी वाला है वो क्या करता है ना, जो कॉलेज के टेक्स्ट बुक्स होते हैं, डिग्री कॉलेज के टेक्स्ट बुक्स, जैसे मनन प्रकाशन है, विपुल प्रकाशन है, ऋषभ पब्लिकेशन है, हिमालय पब्लिकेशन है, ये अपना स्टेशनरी वाला वो स्टॉक अपने शॉप में नहीं रखता है। नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? बिकॉज आजकल के बच्चे लोग वो स्टॉक परचेज नहीं करते हैं। बच्चे शॉर्टकट लेता है, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का जेरॉक्स करो, पैसा सेव हो गया, राइट? तो ये स्टॉक लेने से मना कर देता है। तो विपुल प्रकाशन अप्रोच ही, विपुल प्रकाशन ने उसने बोला कि तू मेरे से स्टॉक मत खरीद, बट मेरे एक काम कर, 500 बुक अपने पास स्टॉक में रख दे, जिसमें एफ वाई बैफ, एस वाई बैफ, टी वाई बैफ, एफ वाई बी एम एस, एस वाई बी एम एस, टी वाई बी एम एस, एफ वाई बी बी आई, एस वाई बी बी आई, टी वाई बी बी आई, या बी एफ एम, बी एफ एम, बी एफ, ऐसे 4 क्लास के 500 का स्टॉक रखते। जितना तू बेच पाया ठीक है, बाकी के बचे हुए बुक्स में लेके जाऊंगा। फॉर्चुनेटली स्टेशनरी वाले ने पूरे 500 बुक पूरे बेच दी। बट बेटा स्टेशनरी वाला यहाँ पे विपुल प्रकाशन के लिए एजेंट का काम कर रहा था, बिकॉज विपुल प्रकाशन को बोला था बेचना है तो बेच, नहीं बिकता है तो मैं वापस लेके जाऊंगा, तू टेंशन मत। पर खरीदना नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा इसने खरीदा नहीं है, उसने क्या किया? विपुल प्रकाशन के बिहाफ में ये बुक्स को उसने स्टूडेंट्स को बेचा। अभी विपुल प्रकाशन को क्या देगा? कमीशन देगा, बरोबर है, कमीशन पे करेगा पर बुक 10 रुपीज, 15, 20 जो भी है। मुझे बताओ क्या ये स्टेशनरी वाले ने सेल किया? हाँ सप्लाई किया, आउटवर्ड सप्लाई किया, बरोबर है। अभी यहाँ पे टेक एन एग्जाम्पल, दिस स्टेशनरी शॉप्स कम्स इन थाने। मुझे बताओ बेटा थाने, अभी बुक्स मतलब क्या हो गया? सब बुक्स मतलब गुड्स हो गया, बरोबर है। अभी मुझे बताओ क्या थाने स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है? आंसर इज नो, थाने स्पेशल कैटेगरी में नहीं आता है। क्या समाप्त में थाने आता है? क्या महाराष्ट्र में आता है? नहीं सर। तो हमारा थाने ना स्पेशल कैटेगरी में आता है ना समाप्त कैटेगरी में आता है, तो वो आता कहाँ पे? अदर स्टेट्स में आता है।
अभी टेक एन एग्जाम्पल, ये स्टेशनरी वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है। कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन है। और उसकी उस पर्टिकुलर साल में खुद की सेल, खुद का टर्नओवर है, टेक एन एग्जाम्पल 35 लैक्स, 30 लैक्स है या 35 लैक्स है, ठीक है। एंड एज एन एजेंट उसने 6 लाख का सेल किया हुआ है। क्या किया हुआ है? 6 लाख का सेल किया हुआ है। बेटा उसने खुद का स्टॉक सेल किया, ये ओन स्टॉक है, ये ओन स्टॉक है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ओन स्टॉक, जो उसने मार्केट से खरीद के कस्टमर्स को बेचा हुआ, ओन स्टॉक। और दूसरा एज एन एजेंट, मुझे बताओ दोनों को प्लस करने के बाद 41 लैक्स आता है? यस, 14 लाख 1 लाख आता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। कल ये नहीं बोलेगा कि 6 लाख का मैंने एजेंट करके सेल किया था, वो मेरा स्टॉक है ही नहीं। बेटा आपका स्टॉक नहीं है, बट स्टिल अगर आप एजेंट करके किसी प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई सप्लाई करते हो तो उसको एग्रीगेट टर्नओवर में लिया जाएगा और सेक्शन 22 की कंडीशन अप्लाई की जाएगी। अगर वो लिमिट क्रॉस होती है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा, सर क्या ये कंडीशन एवरी ईयर देखनी? नहीं, जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ जाता तब तक ये कंडीशन सेक्शन 22 हमेशा आपके पीछे रहेगा। जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली बेटा, ये सेक्शन 22 से लेकर 24 तक आप पे अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। तो जिन ये सेक्शन 22, 23, 24 हम उन सप्लायर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ये भी ध्यान देना। और ये एक ही बार अप्लाई होता है, जब तक उसके पास रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं आता है तब तक फॉलो होगा। और जिस दिन उसके पास जीएसटी नंबर आ गया तब उसके बाद वो सेक्शन 22, 23, 24 उस पर कभी भी अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान देना, ठीक है था। तो सर हम लोगों ने एग्रीगेट सप्लाई में क्या आता है आपने बता दिया। एग्रीगेट सप्लाई में टैक्सेबल सप्लाई आता है, आपको ये याद करना पड़ेगा। टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, और उसके बाद इंटरस्टेट सप्लाई, और उसके बाद है सप्लाई एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। और एक है, और कुछ भूल गया मैं, एग्जाम सप्लाई। सर इसमें क्या नहीं आएगा? सर इसमें आरसीएम नहीं आएगा, अपना सारे टैक्सेस जो जीएसटी में कवर होते हैं वो नहीं आएगा। और सर वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, अभी सर वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? सर वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई इसलिए नहीं आ रहा है, जैसे टेक एन एग्जांपल में अनरजिस्टर्ड डीलर हूं, सर ये मैं हूं, दिस इज अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है। बट ऑब्वियसली ये मैं किसी ना किसी से तो परचेस करूंगा, तो ये मेरे लिए क्या होगा? इनवर्ट सप्लाई होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेरे लिए इनवर्ट सप्लाई होगा। और यही स्टॉक में क्या करूंगा? किसी को सप्लाई करूंगा, यही मेरा आउटवर्ड सप्लाई होगा। होगा या नहीं होगा? होगा सर, आउटवर्ड सप्लाई होगा। अभी मैं ये अनरजिस्टर्ड डीलर हूँ, मान लो मैं किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, अनरजिस्टर्ड डीलर निकाल दो। अगर मैं ये सप्लाई इनवर्ट सप्लाई कर रहा हूँ और यही सप्लाई मैं क्या करूंगा? किसी को बेचूंगा, तो सर ये वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई इसलिए नहीं लिया जाता है बिकॉज वो एज एन आउटवर्ड सप्लाई करके हम लोग ऑलरेडी टर्नओवर में ले चुके हैं। कौन से कैटेगरी? यहाँ पे ले चुके हैं, यहाँ पे ले चुके हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे एज एन आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम ले चुके हैं, तो ये एज एन आउटवर्ड सप्लाई लिया होता है, इसलिए हम लोग इनवर्ट सप्लाई नहीं लेते हैं, ये भी ध्यान देना है, ठीक है सर। नेक्स्ट नाउ इंटरेस्ट डिस्काउंट लोन, ये कंसेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट सिंस इट इज इन प्रोविजन सो मैंने आपको बता दिया। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर का कंसेप्ट है। और एक बार आपने कंडीशन फुलफिल कर दी सेक्शन 22 की, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। और रजिस्ट्रेशन आपने विद इन 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, विद इन 30 डेज के अंदर। और ये 30 डेज कब से काउंट होंगे? उस डेट से काउंट होंगे जिस डेट पर आपने टर्नओवर का लिमिट फुलफिल कर दिया, या जिस डेट पर आपने टर्नओवर का लिमिट क्रॉस किया, उस डेट से विद इन 30 डेज के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस, लेट मी नो। अगर डाउट नहीं है तो मैं डायरेक्टली प्रोविजंस पे जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली प्रोविजंस पे जा रहा हूँ, अभी मैं प्रोविजन पे जा रहा हूँ। बेटा देखो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। हाँ देखो, ओनली सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे नोटिफाइड गुड्स नहीं, नोटिफाइड गुड्स नीचे आ रहा है। उसने बोला है एवरी सप्लायर शैल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट ऑफ अंडर द एक्ट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं सर? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे कंडीशन कितने का अप्लाई होगा? 20 lakhs का। और यहाँ पे दिया हुआ है कि सर अगर आप सिर्फ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कवर हो रहे हो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख का टर्नओवर है, और 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कौन कौन से आ रहे हैं? मणिपुर, मिजोरम,
नागालैंड एंड त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। अभी मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड हमें कंडीशन कैसे लिखनी है। बेटा मान लो अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको कंडीशन लिखना है। पहले आपको देखना है कि ये कंडीशन किसकी है, सर्विसेज की है या गुड्स एंड सर्विसेज की है। अगर ये दोनों में है तो ये कंडीशन आप यहां से लेके यहां तक अप्लाई करो। क्या लिखना है आप लोगों को, लिखना बहुत सिंपल है सर, एवरी सप्लायर शैल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं इस तरह से कंडीशन लिखूंगा, एवरी सप्लायर शैल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट from where he or she makes taxable supply of goods or goods and services। उसने क्लियरली बोला है taxable supply of supply of goods and services are only services if the aggregate turnover in the financial year exceed 20 lakhs। अगर उसकी टर्नओवर 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, प्रोवाइडेड अगर मान लो वो सर्विसेज दे रहा है या गुड्स और सर्विसेज दे रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर वो सर्विसेज दे रहा है या गुड्स और सर्विसेज दे रहा है और वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आता है तो उसके ऊपर 20 लाख का कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, उसके ऊपर 10 लाख का कंडीशन अप्लाई होगा। नाउ आई एम रीडिंग द पर्टिकुलर पैराग्राफ। उसने बोला है प्रोवाइडेड दैट wherein such person make a taxable supply of goods or services or only services from any of the special category state, he shall be liable to be registered if the aggregate turnover in the financial year is exceeding 10 lakhs। इसका मतलब सर यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया एग्रीगेट। सर स्पेशल कैटेगरी में क्या क्या आता है, सर स्पेशल कैटेगरी में मन्नत आता है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ठीक है सर, हम आगे जाएंगे। सर मैंने उसके बाद आपको नोटिफाइड गुड्स के बारे में बताया था। कौन से गुड्स के बारे में, नोटिफाइड गुड्स के बारे में। देखो उसने बोला है नोटिफाइड गुड्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले आप लिख लो नोटिफाइड गुड्स में आइसक्रीम आता है। बेटा वहां पे लिख लो नोटिफाइड गुड्स में आइसक्रीम आता है, ये डोंट वरी, वैसे एनीवे मैं शेयर करूंगा आपको। एक तो आइसक्रीम आता है, नोटिफाइड गुड्स में आता है। उसके बाद एडिबल आइस आता है। क्या आता है, एडिबल आइस। 5 प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें। पहला आइसक्रीम आता है, उसके बाद एडिबल आइस आता है, और उसके बाद पान मसाला आता है, उसके बाद टोबैको आते हैं, एंड आइसक्रीम, एडिबल ऑयल, पान मसाला, टोबैको एंड टोबैको मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, टोबैको मैन्युफैक्चर और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, टोबैको सब्स्टिट्यूट। जस्ट वेट, मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। करेक्ट टर्म्स यहाँ पे यूज हुए हैं रजिस्ट्रेशन में, जस्ट वेट। सर देखो नोटिफाइड गुड्स में क्या क्या आता है, आइसक्रीम आता है, एडिबल ऑयल, एडिबल आइस आता है, पान मसाला आता है, टबैको प्रोडक्ट आते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग टबैको सब्स्टिट्यूट आता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग टबैको सब्स्टिट्यूट लाइक गुटखा, सिगरेट, सुपारी, जो नॉर्मली टबैको से सब टबैको की सब्स्टिट्यूट होती है, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप आइसक्रीम सप्लाई कर रहे हो, एडिबल ऑयल सप्लाई कर रहे हो, पान मसाला सप्लाई कर रहे हो, टबैको सप्लाई कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग टबैको सब्स्टिट्यूट्स, ये सारे गुड्स है। पर ये कौन से गुड्स है, नोटिफाइड गुड्स है। ये नोटिफाइड गुड्स पे कंडीशन कितनी होगी, आइदर 10 lakhs की या 20 lakhs की, आइदर 10 lakhs की या 20 lakhs की। ठीक है, तो सर यहाँ पे उन्होंने वही बोला है, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हो तो 10 लाख का कंडीशन,
अगर आप समाप्त कैटेगरी में आते हो, समाप्त एंड अदर, बेटा उसने क्लियरली वर्ड यूज किया हुआ है। उन्होंने क्या लिखा है, लिमिट ऑफ 20 लाख इज एप्लीकेबल टू रिमेनिंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब सर समाप्त तो आता ही आता है इसमें, प्लस अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। समाप्त प्लस अदर स्टेट। अभी मैं नीचे जा रहा हूं, गोइंग डाउन। सर सप्लायर ऑफ अदर गुड्स ओनली, अदर गुड्स मतलब अदर देन नोटिफाइड। 10 लाख का लिमिट मन्नत के लिए है, 20 लाख का लिमिट समाप्त के लिए है, एंड 45 का लिमिट है अदर देन मन्नत एंड समाप्त की कैटेगरी को छोड़। ठीक है, यस सर। उसके बाद उसने क्या बोला है कि सर जिस दिन आप लाइबल हो जाओगे रजिस्ट्रेशन के लिए, उस दिन के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अभी एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब टैक्सेबल सप्लाई होता है, एग्जाम सप्लाई होता है, एक्सपोर्ट सप्लाई होता है, इंटर स्टेट सप्लाई होता है। इंटर स्टेट सप्लाई हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर, इट शुड बी पैन होना चाहिए, यहाँ पे अकाउंट नंबर आ गया, इट शुड बी परमानेंट अकाउंट नंबर। इसमें क्या नहीं आएगा? व्हाट विल नॉट कम, व्हाट विल नॉट कम सर, इसमें इनवर्ड सप्लाई नहीं आएगा, इसमें वो सारे टैक्सेस नहीं आएंगे जो हम लोग जीएसटी में लेते हैं, सारे टैक्सेस नहीं आते जो जी में आता है, जी अपना जीएसटी में नहीं लेते हैं। और इंपॉर्टेंट नोट उसने बोला, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट नोट? इंपॉर्टेंट नोट उसने बोला हुआ है सर, इट शैल इंक्लूड ऑल सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट, भले वो खुद का गुड सेल कर रहा है या किसी के बिहाफ में सेल कर रहा है। इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट एजेंट, तो एजेंट भी यहाँ पे आएगा। अगर आप किसी अदर प्रिंसिपल का गुड्स एज एन एजेंट करके सेल कर रहे हो, तो आपको अपने टर्नओवर में एज एन एजेंट सर्विस में आपने कितने की गुड्स सेल किए वो वहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस लेट मी नो, इफ नो डाउट तो वैसे बता दो। अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाओगे तो यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि सर आपको रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज कराना कंपलसरी है, जिस दिन आपको लगा कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो गए हो तो 30 डेज। बेटा ये नॉर्मली ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, ये एक एक लाइन यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। सो मैंने आपको बता दिया विद इन 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। देखो यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है, जिस दिन आपका टर्नओवर का लिमिट फुलफिल हो गया तो विद इन 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिस डेट पर आपका टर्नओवर एक्सीड होता है 40 लाख, 20 लाख एंड 10 लाख। उसके बाद यहाँ पे हमने अभी तक जो भी कंडीशन की वो सेक्शन 22(1) की। अभी उसमें सेक्शन 22(2) भी है, 22(3) भी है और 22(4) भी है। नाउ व्हाट इज सेक्शन 22(2) क्या बोलता है? सेक्शन 22(2) बोलता है कि सर मान लो कि आप रजिस्टर्ड डीलर हो, ओल्ड लॉ में, ओल्ड लॉ में मुझे बताओ जीएसटी इंडिया में कब आया? सर इंडिया में जीएसटी आया 1/4/2017 को। इससे पहले भी आप बिजनेस कर रहे थे? यस। तो बट ऑब्वियस आपके पास पुराना रजिस्ट्रेशन होगा। यस। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये ओल्ड लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट सेक्शन 22(2). देखो उसने क्वेश्चन में यही बोला हुआ है, सेक्शन 22 में every person who is registered on day preceding 1/7/2017, जीएसटी आने से एक दिन पहले का भी किसी का रजिस्ट्रेशन होगा, अंडर एग्जिस्टिंग लॉ दे शैल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। बस 1/7/2017 को जिस दिन जीएसटी आया, उस जीएसटी के अंदर उनको जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब सर उनका ओल्ड रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यू रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट दे विल बी कमिंग अंडर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर, ये भी समझा। सेक्शन 22(3) क्या बोलता है? सेक्शन 22(3) बोलता है सक्सेशन ऑफ बिजनेस। अब ये सक्सेशन ऑफ बिजनेस कब होता है? जब किसी डीलर की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद वो बिजनेस आइदर उसके फैमिली मेंबर को जाता है या उसके सक्सेसर को जाता है। सक्सेसर मतलब होता है नॉर्मली
किसी के डेथ होने के बाद उसका चांस जूनियर को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सक्सेसर। नाउ सक्सेसर कैन बी अ फैमिली मेंबर, इट कैन बी एन आउटसाइडर आल्सो, डिपेंड करता है। इफ टैक्सेबल पर्सन ट्रांसफर द बिजनेस, देखो उसने क्या बोला, इफ टैक्सेबल पर्सन ट्रांसफर द बिजनेस बाय सक्सेशन, इट कैन बी डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर आल्सो, द गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए वॉज अ मेन पर्सन, मिस्टर ए वॉज अ मेन पर्सन और उसके साथ मिस्टर बी था, पर पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन मिस्टर ए के नाम पे है। इट इज वेरी क्लियर, जब मिस्टर ए ये बिजनेस मिस्टर बी को देगा तो इसका रजिस्ट्रेशन कुछ भी काम का नहीं होगा, बी को अपने नए नाम से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। या ए का डेथ हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट ये रजिस्ट्रेशन बी को अपने नाम पे करा के बिजनेस को कंटिन्यू करना है। तीसरी बात, मान लो उसका कोई सक्सेसर नहीं है, मिस्टर ए का बेटा उस बिजनेस में काम नहीं करता है, बट ए के डेथ के बाद अभी वो बिजनेस उसका बेटा देखता है। अभी बेटा बिजनेस रनिंग बिजनेस देख रहा है, उसके पास जो लाइसेंस है उसके फादर का है, तो फादर का लाइसेंस कैंसिल करके वो अपने नाम पे नया रजिस्ट्रेशन कराएगा। इसका मतलब वेरी क्लियर, कभी भी बिजनेस अगर ट्रांसफर होता है, ओल्ड लाइसेंस को कैंसिल करके नया लाइसेंस बनेगा। दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 22 सब सेक्शन 3, 22 सब सेक्शन 3 एंड 24 अमलगमेशन एंड डीमर्जर। ए कंपनी बी कंपनी इन दोनों का लाइसेंस है, ये आके ए बी बन जाए, नया लाइसेंस लेंगे। बाद में ए बी दोनों का झगड़ा हो गया, अभी इनके पास ए बी के नाम से लाइसेंस थे, अभी वो डी मर्ज हो गया, अभी वो ए अलग से कर रहा है, बी अलग से कर रहा है, तो उनका जो ए बी का लाइसेंस है वो कैंसिल करके ए अपने नाम पे लाइसेंस निकालेगा, बी अपने नाम पे लाइसेंस निकालेगा, और यहाँ पे अपना सेक्शन 22 खत्म हो गया। इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनी डाउट लेट मी नो। अगर किसी को भी डाउट पूछना है तो पूछो, नहीं पूछना है तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है और मुझे पता चलेगा आपको क्या समझा है क्या नहीं समझा है। आई एम हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। सो मैं किसी का भी नाम लूंगा और बोलूंगा बताओ मुझे आपके हिसाब से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। Yes, waiting for the reply. Anybody want to ask any question? अगर anybody want to ask any question, let me know. चलो मुझे बताओ बेटा, सेक्शन 22 के हिसाब से क्या इसे रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? सर दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सीए में एग्जामिनेशन, सीएमए के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, इट्स सीए इंटर सीएमए इंटर का एग्जाम क्वेश्चन है, जुलाई 2018। मुझे बताओ क्या मिस्टर जे रजिस्ट्रेशन करेगा जीएसटी का या नहीं करेगा? मेरा क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक ही है, जस्ट वेट। पूरा क्वेश्चन नहीं है बेटा क्योंकि मैंने सारे सेक्शंस नहीं करवाए, जिस डेट पे मैं सारे सेक्शंस कराऊंगा आपको सारी बातें आराम से समझ में आएगी। चलो बताओ मुझे रजिस्ट्रेशन कराएगा नहीं कराएगा? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए मुझे टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सारे बच्चे मुझे बताओ, सारे बच्चे मुझे बताओ, मिस्टर जे बिजनेस कहाँ पे कर रहा है? मिस्टर जे इंटेंडिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन जनवरी, बिजनेस कहाँ पे कर रहा है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कर रहा है, समाप्त में कर रहा है, या अदर स्टेट में कर रहा है? पहले ये बताओ मुझे कहाँ पे कर रहा है? रिक्वेस्टिंग एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी फास्ट, ये बिजनेस कहाँ पे कर रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन मार्क नहीं डालना है, अदर स्टेट ही है वो, अदर स्टेट ही है। जब इस स्टेट का नाम नहीं दिया है मान के चलना है वो स्टेट है। अभी मुझे बताओ टर्नओवर के डेफिनेशन में इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई आएगा? अगर यस है तो वाई पुटअप करो, यस है तो वाई पुटअप करो, नो है तो एन पुटअप करो। यस आएगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज आएगा? बेटा ये 4 लाख का, ये 4 लाख है, आएगा क्योंकि एक जीरो मिस दिख रहा है वहां पे। एक्सपोर्ट सेल आएगा, एक्सपोर्ट सेल आएगा।
सप्लाई मेड एज एन एजेंट ऑफ अ प्रिंसिपल एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, आएगा। अभी मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वो सर्विसेज में डील करता है, क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में डील करता है, क्या वो सिर्फ गुड्स में डील करता है, या वो नोटिफाइड गुड्स में डील करता है? कौन से कैटेगरी में आपको लग रहा है वो आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से बेटा, ये टेबल देख के आपको समझ में आएगा कि वो कौन से कैटेगरी में डील कर रहा है। वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड। सर वो गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील कर रहा है। इसका मतलब मुझे अभी ये बताओ, गुड्स एंड सर्विसेज तो वो स्पेशल कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो 10 लाख का कंडीशन नहीं, यहाँ पे 20 लाख का कंडीशन फॉलो होगा, 20 लाख का कंडीशन फॉलो होगा। उसकी टर्नओवर कितनी चेक करो, 14 लाख प्लस 4 18 लाख, 18 लाख 21 लाख 22,000, 21 लाख 20,000 एंड 23 लाख 60,000। सर उसकी टर्नओवर है 23 लाख 60,000 की टर्नओवर है। आपके हिसाब से मुझे बताओ, इसका नया बिजनेस है, तो मिस्टर जे ने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस, वेरी वेरी गुड, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। देखो कैलकुलेशन नीचे दिया हुआ है, सिर्फ यहां तक पढ़ना है बेटा, बिकॉज हमने अभी तक यहां तक ही प्रोविजन लिखा हुआ है। मैं मान के चल रहा हूँ यू पीपल आर गेटिंग दिस। एग्जाम में भी ऐसा ही कुछ आएगा आपको, 5 मार्क्स के लिए, 7 मार्क्स के लिए, इट में बी 8 मार्क्स ऑल्सो। ठीक है, जस्ट बेटा मेरे को 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो सब अलग प्रोविजन है। चलो ना क्वेश्चन नंबर ये वाला सॉल्व करके बताओ। मिस्टर विष्णु हु हैज स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो 10 लाख एंड 20 लाख। अब ये कहां पे बिजनेस कर रहा है? तमिलनाडु। मुझे बताओ तमिलनाडु पे आप कितना कंडीशन अप्लाई करोगे, 10 lakhs का 20 lakhs का? ये क्लियर है वो गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहा है। तमिलनाडु में 10 lakhs आएगा, 20 lakhs आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी मुझे आप ये बताओ, क्या इसके ऊपर जीएसटी लाइबल है या नहीं? ओके, 2 मिनट बेटा। एक जॉब वर्कर का मेरे को बताना है आपको, जॉब वर्क एक प्रोविजन मैंने नहीं लिया, सिंस इट इज अ जीएसटी बुक, सीए का इंटर का बुक है, तो पूरा डिटेल में है। मैं एक प्रोविजन बता देता हूँ जो मेरे से निकल गया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय जॉब वर्क? मान लो ये अनरजिस्टर्ड डीलर है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, उसके पास कुछ जॉब वर्क के लिए काम आता है। ही इज नॉट एन एजेंट, ही इज नॉट एन एजेंट, इज नॉट एन एजेंट। ये डीलर ने उसको जॉब वर्क का काम किया, जॉब वर्क का काम दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कौन है सर? ये गारमेंट्स कंपनी, ठीक है, ये गारमेंट्स कंपनी, ये शर्ट बनाते। ये अनरजिस्टर्ड डीलर क्या करता है पता है? मशीन से शर्ट को बटन लगाता है। आई होप आपको पता रहेगा, देयर इज अ मशीन थ्रू विच यू कैन फिक्स द बटन ऑन द शर्ट्स। तो ये शर्ट को बटन लगाने का काम करता है, जॉब वर्क का काम करता है। ये डीलर ने क्या बोला, एक काम कर, तू ये शर्ट का स्टॉक ले और बनाने के बाद तू डायरेक्टली शोरूम में सप्लाई कर दे। अभी जरूरी नहीं कि वो शोरूम में सप्लाई करेगा, वो डायरेक्टली डीलर को भी दे सकता है। तो यहाँ पे इसका काम क्या है? सिर्फ जॉब वर्क करना। अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जॉब वर्क कर रहा है, तो उसको एग्रीगेट टर्नओवर में कंसीडर नहीं करेंगे। इसमें सिचुएशन कैसे होगा? ये रजिस्टर्ड डीलर उसको शर्ट देगा बटन लगाने के लिए, बटन लगाने के बाद ये वापस आइदर डीलर को देगा, या उसके किसी और ब्रांच में शेयर कर सेंड करेगा, या शोरूम में भेज देगा जहां पे उसने बोला है, या उसके ब्रांच में भेजेगा। ऐसे केस में अनरजिस्टर्ड डीलर जॉब वर्क का अमाउंट अपने टर्नओवर में ऐड नहीं करेगा। देखो उसने क्या लिखा है,
For job worker, the following will not be included in aggregate turnover. टर्नओवर ऑफ गुड्स रिटर्न टू प्रिंसिपल, जैसे ये डीलर ने इसको गुड्स दिया, उसने काम करके वापस डीलर को लौटा दिया, नहीं लेंगे। टर्नओवर ऑफ गुड्स सेंड टू अनदर जॉब वर्क, डीलर ने क्या बोला उसको, तो बटन लगा, बटन लगाने के बाद किसी और को जॉब वर्क के लिए आयरनिंग के लिए देना है। एक जॉब वर्कर है जो आयरनिंग का काम करता है, तो ये बटन लगाने के बाद इसको आयरनिंग के लिए दे दिया। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भी नहीं लेना। टर्नओवर ऑफ गुड्स डायरेक्टली सप्लाइड फ्रॉम जॉब वर्क प्रीमाइसेस बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यहाँ पे आया और डायरेक्टली वो शोरूम में लेके चला बेचने के लिए। ऐसा अगर कुछ एक्टिविटी होता है तो हम उसको एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लेंगे। तो जॉब वर्क विल नेवर बी टेकन अंडर एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन शायद आप सॉल्व कर पाओ। तो आप जितने कंडीशन देखोगे सारे के सारे कम ही कंडीशन है, पर जितना डिटेल में जाओगे उतना मजा आएगा पढ़ने के लिए। अभी मुझे बताओ क्या ये रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा? मुझे बताओ सेल ऑफ डीजल, पहले आप लोग पढ़ लो, ठीक है। मुझे बताओ बेटा, सेल ऑफ डीजल ऑन विच वैट इज लेविड बाय तमिल गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, जीएसटी में, सॉरी एग्रीगेट टर्न में आएगा या नहीं आएगा? वेयर इज गोइंग टू कम इन एग्रीगेट टर्नओवर और नॉट? नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। आएगा, आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे ये नॉन टैक्सेबल गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, नॉन टैक्सेबल गुड्स आता है ना, व्हाट हैपेंड। ये देखो एग्रीगेट टर्नओवर का मैं डेफिनेट बताता हूँ, नॉन टैक्सेबल आता है। ये देखो मैंने लिखा हुआ है नॉन टैक्सेबल, इधर क्या, अरे एग्जेम्प्ट कम्स अंडर नॉन टैक्सेबल ओनली, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्ट एंड सप्लाई नॉन टैक्सेबल है, ये ध्यान देना। नहीं आएगा, 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 प्लीज ध्यान दो, आएगा। मैं बताता हूँ बेटा मयूरेश, डोंट वरी। दूसरी बात, अरे सॉरी, दूसरी बात, सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क आएगा या नहीं आएगा? सर जॉब वर्क करने के बाद गुड्स को सप्लाई किया फ्रॉम द प्लेस ऑफ मिस्टर वेनु विष्णु डायरेक्टली बाय हिज प्रिंसिपल अंडर हुम ही इज रजिस्टर्ड एज अ जॉब वर्क, नहीं आएगा। वेरी गुड। एक्सपोर्ट सप्लाई टू दुबई, एक्सपोर्ट सप्लाई टू दुबई आएगा, वेरी गुड। सप्लाई टू हिज ओन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन तमिलनाडु अंडर सेम रजिस्ट्रेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर थाने में उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और उसने क्या किया, ये थाने ईस्ट में है और थाने वेस्ट में उसका वेयर हाउस है, यहां से यहाँ पे लेके गया, ये ब्रांच ट्रांसफर है। ब्रांच ट्रांसफर विद इन स्टेट नहीं आता, ब्रांच ट्रांसफर विद इन स्टेट नहीं आता है, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स एग्जेम फ्रॉम जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? बोलो बेटा, आएगा या नहीं आएगा? आएगा। सो 14 lakhs प्लस 12 lakh 26 lakhs, 26 lakh प्लस 16 42 lakh 40,000। क्या इसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? यस सर, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्योंकि इसका टर्नओवर कितना क्रॉस हो रहा है सर, इसका टर्नओवर, सर ये गुड्स एंड सर्विस में डील कर रहा है, मुझे 20 लाख चाहिए, 40 लाख चला गया, कितनी अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन होगा, देखो रजिस्ट्रेशन होगा। प्रेजेंट कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, डोंट वरी। प्रेजेंटेशन कैसे करना है दैट आई विल एक्सप्लेन यू। मिस्टर विष्णु मेक्स एन एक्सपोर्ट सप्लाई इज अ पर्सन ऑफ इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। हाँ देखो, लाइबल फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ओके, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है मैं देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, बट रजिस्ट्रेशन होगा क्योंकि उसका टर्नओवर लिमिट क्या हुआ है, 20 लाख से ज्यादा चला है। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस लेट मी नो, इफ नो डाउट तो हम लोग अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पे अपना सेक्शन सिर्फ 23 हुआ है, only section 23 we have done. So 23 put down, 22 we have done. So we'll do one thing, we'll wind up our lecture here only. Bye for the day and we'll meet tomorrow. Thank you very much.